हाय, दिस इज़ कौस्तुभ पांडे और आप देख रहे हैं RKNP क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं UPPSC करंट अफेयर के बारे में। UPPSC सबऑर्डिनेट एग्ज़ाम में, अपर सबऑर्डिनेट एग्ज़ाम में करंट अफेयर का वेटेज लगभग 45 से 50 नंबर का रहता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो समिट से लेकर के होते हैं कि और जो उस समय में न्यूज़ में पर्सन मतलब व्यक्ति होता है या कोई ऐसा विशेष प्लेस या नेशनल न्यूज़ या इंटरनेशनल न्यूज़ आपकी कोई है, वो चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे राजनीति से रिलेटेड हो, तो इस तरीके के प्रश्न आपसे बनते हैं। इस तरीके के ही प्रश्न मात्र आपके 35 से माफ़ी चाहूँगा 32 से 35 नंबर तक के बन जाते हैं। बाकी के अगर देखे जाएँ तो आपसे इकोनॉमिक्स से बनते हैं, जैसे यूनियन बजट हो गया या यूपी बजट हो गया या कोई नई नीति आई है तो उससे भी आपके बनते हैं। और जो बाकी के बचे हुए 6-7 प्रश्न हैं वो आपके मिसलिनियस होते हैं, जैसे साइंस एंड टेक से पूछ लिए जाते हैं कि साइंस में अभी कौन सी नई कोई प्रक्षेपण किया है क्या, या कोई नई मिसाइल बनी है उसके बारे में, या ऐसे ही। तो इस तरीके से आपके लगभग 45 से 50 नंबर के प्रश्न बनते हैं। आइए चलते हैं। आज मैं कुछ इन तथ्यों को आप देख लीजिए, पॉइंट्स को लेकर के आया हूँ और आज हम इन्हें पढ़ेंगे और समझेंगे कि एग्ज़ामिनर किस तरह से प्रश्नों को रखता है और आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। सबसे पहला जो है आपका ये है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। अभी हाल ही में नई दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि उत्तर प्रदेश में बाहर की जो कंपनियां हैं या विदेशी कंपनियां हैं वो यूपी में आकर के इन्वेस्ट करें और यूपी में अपनी कंपनी को शुरू करें। तो इसका पहला भी हो चुका है सम्मेलन। दूसरा सम्मेलन आपका ये लखनऊ में 10 से 12 फरवरी 2023 को, ध्यान देना आपको, 10 से 12 फरवरी 2023 को होना है। 10 से 12 फरवरी 2023 को इसका सम्मेलन होना है। या इसमें अभी निवेश सारथी पोर्टल लॉन्च किया गया है। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? निवेश सारथी पोर्टल, ताकि जो नए निवेशक हैं, जो बाहर के निवेशक हैं, उनको सुविधा हो इससे। तो ये एक निवेश सारथी पोर्टल लॉन्च किया गया है। और इसमें आगे ये भी बात करी गई थी कि भारत की जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक है 2026 से लेकर के 27 तक, उसमें यूपी जो है, उसमें जो यूपी है वो ग्रोथ इंजन की तरह काम करेगा। यूपी जो है ये एज ए सपोर्टर खड़ा रहेगा और यूपी की ग्रोथ होगी तो इससे भारत की भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी। अभी आप देखेंगे कि लगभग 26% जो मोबाइल इंडस्ट्री है वो यूपी में ही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और भी पॉइंट जुड़ता है, 16,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क। लगभग 16,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क सिर्फ यूपी में ही है। और एक पॉइंट और है कि 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, एकमात्र यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यूपी में हैं। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो हैं वो यूपी में हैं। आप पॉइंट्स को नोट करते हुए भी चल सकते हैं और आप अपने खुद के नोट्स बनाएंगे तो अच्छा रहेगा और एग्ज़ाम टाइम में रिकॉल करने में आसानी रहती है उसके लिए। चलिए, तो 5 जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वो यूपी में हैं और 5,000 हेक्टेयर। अभी नोएडा में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और बनना है वो लगभग 5,000 हेक्टेयर की जगह पर बनना है। 5,000 हेक्टेयर की जगह पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनना है। ठीक है, और
ठीक है। और मैंने जैसे अभी पहले ही आपको बताया कि लगभग 26% मोबाइल निर्माता कंपनियां जो एक्टिव हैं वो सिर्फ यूपी में ही हैं, ठीक है। 26%, कितनी? 26% मोबाइल निर्माता कंपनियां लगभग यूपी में ही एक्टिव हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार अभी हमारे यहाँ भारत की एक डॉक्टर हैं, जीव वैज्ञानिक डॉक्टर, उन्हें मिला है। आइए जानते हैं। अभी सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार यूएसए की तरफ से मिला है। डॉक्टर का नाम है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। इनको किस चीज़ के लिए मिला है? जीव विज्ञान के लिए मिला है। उस पुरस्कार जी बर्मन, हाँ, उस पुरस्कार का नाम बता दूं मैं आपको। उस पुरस्कार का नाम है चैंपियंस ऑफ द अर्थ। चैंपियंस ऑफ द अर्थ नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ के पुरस्कार के नाम से सम्मानित किया गया है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण की रोकथाम के लिए ये पारिस्थितिकी ये जो तंत्र जो है, मैं आपको बताऊं, देखिए एक हमने पढ़ा था 4th या 5th में हम लोग पढ़ते हैं, एक इकोसिस्टम होता है कि जो जैसे आप पढ़ते हैं कि जो चूहा है वो कीड़े या घास को खाता है, और चूहे को सांप खाता है, और सांप को मोर खाता है, ठीक है। और फिर वो जब और या चील खाता है, और जब चील की डेथ हो जाती है तो चील जो है वो ज़मीन में आकर के माटी में मिल जाता है, और वो जा कर के एक फर्टिलाइज़र बन जाता है, ठीक है। और वो फिर से उसी में आ जाता है, तो वो एक इकोसिस्टम चल रहा होता है, ठीक है। उसी के बारे में उन्होंने उसी के बारे में ये बताया गया है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। ठीक है। इनकी एक संस्थान भी है, हर्लिका आर्मी, इसका नेतृत्व करता है। हर्लिका आर्मी का काम क्या है? ये सारस जो हैं उनकी प्रजाति को बचाने का इनका प्रयास है। और इस संस्थान की एक विशेषता है कि इसमें सिर्फ महिलाएं ही हैं। आप गौर करेंगे, इसमें मात्र महिलाएं ही हैं जो कार्यरत हैं, ठीक है। और इनका मेन मोटो ये है कि 18 से 30 वर्ष के युवाओं को पर्यावरण के लिए सकारात्मक रूप से प्रेरित करना, ताकि वो पर्यावरण की रक्षा कर सकें और उसके प्रति जागरूक हों कि उन्हें कैसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इनका काम ये है कि 18 से 30 वर्ष के युवाओं को पर्यावरण के लिए सकारात्मक बनाना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपको ये जब चैंपियंस ऑफ द अर्थ का पुरस्कार मिलता है, तो जब जिन्हें चैंपियंस ऑफ द अर्थ का पुरस्कार मिलता है उन्हें $10,000 $10,000 अमेरिकन डॉलर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अमेरिकन डॉलर, 10,000 अमेरिकन डॉलर मिलते हैं पुरस्कार के तौर पर, ठीक है। और इसका मुख्यालय जो है वो नैरोबी में है, केन्या में। इसका जो मुख्यालय है वो केन्या में है, नैरोबी में, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, यूएसए का सर्वोच्च जो पर्यावरण पुरस्कार है यूएनईपी, इसका माफ़ी चाहूँगा, सॉरी, यूएनईपी का जो स्थापना दिवस है वो 1972 को हुआ था, ठीक है। 1972 को हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है वो नैरोबी में केन्या है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया का इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, अभी हाल ही में जो
इकोनॉमिकल समझौता हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ये उसके बारे में है। इसमें मुक्त व्यापार समझौता के से चर्चा हुई है। मतलब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो व्यापार हो रहा था उसमें थोड़ा सा और सरलता आएगी, सुलभ होगा व्यापार करना और चीज़ें बढ़ेंगी। जैसे पहले चमड़े से रिलेटेड कम आयात निर्यात था और वो भी बढ़ेगा और भी सारी चीज़ों से लेकर के बढ़ेगा। तो आते हैं, बात करते हैं मुक्त व्यापार समझौता पर ऑस्ट्रेलिया संसद की लगी मोहर। अभी हाल ही में इन्होंने संसद के द्वारा वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और भारत की जो मुक्त व्यापार समझौता है इस पर संसद ने मोहर लगा दी है फाइनली। अब ये कब से लागू होगा? तो ये आपका लागू होगा जनवरी 2023 से, ठीक है, जनवरी 2023 से ये लागू हो जाएगा, ठीक है, जनवरी 2023 से लागू हो जाएगा। इससे पहले हमने किस देश के साथ ये रखा है FTA? तो ये इससे पहले 10 साल पहले, लगभग 10 साल पहले हमने किससे? जापान के साथ। किसके? जापान देश के साथ हमने FTA समझौता था हमारा, ठीक है। किस देश के साथ? जापान के साथ, ठीक है। इसमें वस्तुओं के साथ सेवा भी सम्मिलित है। अब आप पूछेंगे कि वस्तु के साथ सेवा, देखिए वस्तु तो आपकी हो गई ये, माफ़ी चाहूँगा, हाँ, वस्तु तो आपकी हो गई है कि जैसे चमड़ा और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे वाइन से रिलेटेड और टेक्सटाइल से रिलेटेड, कपड़ा उद्योग से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन सेवा सेक्टर आपको शायद नहीं समझ में। सेवा सेक्टर ये है कि जो युवाओं को यहाँ से वीज़ा दिया जाता है, और माफ़ी चाहूँगा, युवाओं को जो वहाँ से वीज़ा दिया जाता है उसके पक्ष में है ये सेवा सेक्टर, ठीक है। और जो यहाँ से बच्चे जाएंगे जॉब के लिए उनको भी इसके अंतर्गत सुविधा मिलेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि सेवा सेक्टर में क्या क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें लगभग अभी तक हमारा भारत का और ऑस्ट्रेलिया के कारोबार लगभग कितना था, तो आपको बता दूं 31 अरब डॉलर, ठीक है, 31 अरब डॉलर का हमारा भारत का और ऑस्ट्रेलिया का कारोबार अभी तक था। 26 से 27 तक ये और बढ़ेगा, ये लगभग 10 अरब डॉलर का निर्यात बढ़ेगा, ठीक है, 10 अरब डॉलर का निर्यात बढ़ेगा। कब तक? 2026 से लेकर के 27 तक, ठीक है, थोड़ा सा बाहर चला गया है, एक सेकंड, 2026 से लेकर के 27 तक, ठीक है, ये आपका कब तक? 2026 से 27 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात बढ़ेगा, जिससे जो भारत के व्यापारी हैं उनको काफ़ी सुविधा मिलेगी और लाभ मिलेगा, ठीक है। भारत में क्या है कि जो अंगूर किसान हैं इनको भी लाभ मिलेगा। भारत में अंगूर किसानों को लाभ कैसे मिलेगा? देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया है ये वाइन से संबंधित है, ठीक है, वाइन इनके यहाँ वाइन की खपत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जब भारत और ऑस्ट्रेलिया का FTA समझौता हो रहा है तो इसमें जो वहाँ की कंपनियाँ हैं, वाइन की कंपनियाँ हैं, वो भारत में आकर के निवेश करेंगे। तो इससे अंगूर किसान जो हैं, ठीक है, अंगूर किसान हैं, उन्हें लाभ मिलेगा इस चीज़ के लिए कि वो अपना जो अंगूर है वो सीधे उन तक पहुंचा सकती हैं, ठीक है। और जब वो यहाँ आएंगी तो हम उन्हें ऊंचे दाम पर दे सकते हैं, ठीक है। तो पहले से बेटर दाम मिलेंगे और भारत में कंपनियाँ आएंगी तो उससे भी भारत को लाभ मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब जैव संतान का अधिकार, देखिए आज के ही शायद अखबार में दिया था जैव संतान के अधिकार के बारे में, ठीक है। कर्नाटका हाई कोर्ट, देखिए अभी हाल में एक केस हुआ है, पहले मैं आपको मोटे तौर पे केस बता देता हूँ। 2018 में एक व्यक्ति ने एक बच्चे को अडॉप्ट किया, माफ़ी चाहूँगा, 2011 में एक बच्चे को एक व्यक्ति ने अडॉप्ट किया, ठीक है, लीगल तौर पे। और इसके बाद 2018 में उस व्यक्ति की मौत हो गई जिसने उसे अडॉप्ट किया था, और वो किसी विभाग में था। अब उस व्यक्ति के विभाग में होने के कारण, अब जैसा कि होता है कि बच्चों को उनके नीचे
बाद में नौकरी मिल जाती है। तो जब उसने नियुक्ति के लिए अप्लाई किया तो उस कंपनी ने सीधे तौर पे मना कर दिया कि नहीं, आप उनकी जो संतान है वो जैविक तौर पे उनकी संतान नहीं, बायोलॉजिकल जो फादर हैं वो आपके नहीं थे, तो इसलिए आपको ये जॉब नहीं मिलेगी। उस बच्चे ने जाकर के क्या किया कि कर्नाटका हाई कोर्ट में केस ठोक दिया उस संस्थान के खिलाफ कि ये जो संस्थान है ये मुझे नौकरी नहीं दे रहा, और ये बोल रहे हैं कि अब आपको नौकरी इस वजह से नहीं मिलेगी क्योंकि आप जो हैं इनकी बायोलॉजिकल संतान नहीं है, बायोलॉजिकल मतलब जैविक संतान नहीं है। ठीक है, तो कर्नाटका हाई कोर्ट में ये केस चला, और ये किसकी नज़र में रहा है? जस्टिस सूरत गोविंद राज। ठीक है, जस्टिस सूरत गोविंद राज और जस्टिस जी वासव राज। ठीक है, ठीक है, जस्टिस वी वासवराज की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया। ठीक है, तो इन्होंने ये फाइनली फैसला सुनाया कि ये जो दोनों ही बच्चे होंगे, वो चाहे बायोलॉजिकल बच्चा हो या ही अडॉप्ट किया हुआ, उन दोनों के बीच में कोई भी अंतर नहीं होगा। और अगर अंतर करते हैं तो ये आपका आर्टिकल 14 का उल्लंघन माना जाता है। ठीक है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन माना जाता है। ठीक है, तो नियुक्ति में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो बच्चा आपका अडॉप्टेड हो और चाहे वो बच्चा बायोलॉजिकल हो। ठीक है, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आज के हमारे टॉपिक थे, और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमसे जुड़े रहने के लिए। आपको ऐसे ही करंट अफेयर से और हिस्ट्री और जीएस से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। और हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सुझाव है हमारे लिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपने राय ज़रूर रखिए। धन्यवाद।